अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले आज गुफ्तगू करेंगे। PDM काफ़ी एक लंबे ब्रेक के बाद सवात में अब जलसा करने जा रही है और इस जलसे में आमतौर पर तो हमने ये देखा था कि PDM के इजलासों में और जलसों में मरियम नवाज़ शरीफ मुतहरिक नज़र आती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। ख़बर ये है कि PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम को इस जलसे में क़यादत करने से रोक दिया है और शहबाज शरीफ साहब इस जलसे में शिरकत करेंगे और PMLN की रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो अहम वाक़यात हुए उनमें एक ख़बर ये भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बज़ाते ख़ुद अपोजिशन को ये दावत दी और रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इंतखाबी इस्लाहात पर आगे आएँ, मुज़ाकरात करें, अपनी तजावीज़ दें, हम खुले दिल से सुनने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद हम देख रहे थे कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो क्या इस बारे में हिकमत अमली बनाती हैं, क्योंकि कोर्ट अब उन बॉल जो है वो अब उनके कोर्ट में थी। इस हवाले से अहम खबर यह आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें उनके पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है ताकि इस हवाले से हिकमत अमली मुश्तरका तौर पर तैयार की जा सके। तो अब क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है? क्या मुज़ाकरात की टेबल पर आकर इत्तेफाक़ राय से इंतखाबी इस्लाहात का मरहला मुकम्मल हो पाएगा या नहीं? ये वो सारी बातें हैं जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आज ख़ास तौर पर हमें PMLN के रहनुमा एहसान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ लेके आती हूँ, पहले इनका रद्द-ए-अमल और राय जान लेते हैं। जी इमरान साहब, क्यों नहीं आ रही मरियम आपके ख्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम इसलिए नहीं आ रही कि मैंने आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अब मुस्लिम लीग नून को लेके चलेंगे और वो सदर है मुस्लिम लीग नून के और अब अपोजिशन लीडर भी हैं कौमी असम्बली में। तो इसलिए तय किया है, ये स्ट्रेटजी है मुस्लिम लीग नून की कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद लीड करे फ्रंट फुट पे आके, जहां मरियम नवाज की ज़रूरत होगी वो भी आएंगी, वो भी जाएंगी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल बैठ गई हैं, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आने वाले दिनों में उनका दोबारा किरदार हो सकता है। बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए हिलाली साहब का भी ओपिनियन लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, मरियम का काम ख़त्म हो गया इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब आगे आएंगे, या फिर मरियम भी आती जाती रहेंगी बीच में जब ज़रूरत होगी कि अब थोड़े हमले करने? देखिए, जैसे परसों की बात है, जो ज़बरदस्त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ किया था, आर्मी चीफ को कहा था कि ज़बरदस्त फ़ैसला आपने किया है और क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप कर रहे हैं। उसके बाद तो बिल्कुल वाज़े हो गया था कि इनका जो रोल है ये अब रिवर्स होगा। अब जो गुड कॉप का जो रोल है शहबाज शरीफ का, वो गुड कॉप का रोल खेलेंगे और उनको खुली छुट्टी मिल गई है नवाज शरीफ साहब से कि जाओ आगे बढ़ो, कोऑपरेट, कोलैबोरेट, तारीफ करो, कुछ भी करना है करो और जो तुम समझते हो करना चाहिए और तुम समझते हो कि इससे हमारे पार्टी को फ़ायदा होगा कि जाओ करो। मगर जब वो काम नहीं होगा देन वी विल रिवर्ट टू मरियम नवाज। अच्छा। और बैड कॉप विल कम इनटू प्ले। हाँ, अच्छा, चलिए अब ऐसे इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं तो उनसे भी जान लेते हैं कि वो उसे क्या कहते हैं सारे फैसले को। ऐसे इकबाल साहब, मरियम नहीं कल आ रही हैं स्वात में और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, इसकी ऐसी कोई खास वजह नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कश्मीर का जो इलेक्शन है उसके अंदर दोनों मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब शरीक होंगे, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह जाएं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी अपनी हैसियत में एक बहुत क्राउड पुलर हैं। तो इसलिए दोनों का इकट्ठे जाना एक मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी है। एक जहाँ जाता है वहाँ दूसरे का जाने की इतनी ज़रूरत हम महसूस नहीं करते। अच्छा, लेकिन ऐसे इकबाल साहब, बहरहाल दोनों का तर्ज सियासत तो मुख्तलिफ है और लोग यही कहते हैं कि जहाँ पर एग्रेशन की ज़रूरत होती है वहाँ मरियम जाती हैं, जब एग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती तो फिर शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं। आप भी इसी बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि कोई भी जो टीम है उसमें मुख्तलिफ रोल होते हैं सबके। जो खेलती है सेंटर लाइन और तरह से खेलती है, हर शख्स की शख्सियत है, उसकी अपनी अपील है, उसका अपना मिजाज है, उसके मुताबिक वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तकसीम नहीं है। मुस्लिम लीग नून में जो हतमी राय है वो नवाज शरीफ साहब की है
और जब उनका फैसला होता है तो शहबाज शरीफ साहब से लेके नीचे तक एक आम कारकुन सब उसको तस्लीम करते हैं। मसला वहां होता है कि जहां क़यादत के ऊपर इख्तलाफ हो, तो हमारी पार्टी में क़यादत के ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि पीडीएम जो है उसका तो मकसद है हुकूमत का खात्मा, वो तो हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे अभी कुछ दिन पहले भी जो उन्होंने बात की इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी, तो ये दो जो पॉलिसीज़ हैं इकट्ठी और कल जलसा है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ये भी कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है या अपोजिशन को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश है? देखिए, पहले तो इमरान साहब मैं ये वजाहत कर दूं, पीडीएम के क़याम का ये मकसद नहीं था कि किसी हुकूमत को गिराना है और एक नई हुकूमत को लाना है। पीडीएम का अगर आप चार्टर पढ़ें, जिसको सितंबर पिछले साल मंजूर किया गया, गालबन 20 सितंबर थी, उसके अंदर ये लिखा गया है कि 72 साल से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम चल नहीं रहा है और बार बार अदम इस्तेहकाम का निशाना बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत भी तबाह हाल होती है। तो लिहाजा पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पे आइन के मुताबिक खड़ा किया जाए, इसके निज़ाम को आइन के दिए हुए तरीके पे चलाया जाए, आइनी हुक्मरानी को बालादस्त किया जाए। तो पीडीएम के सामने आपकी बात तो सही है एहसन इकबाल साहब, लेकिन डेट्स भी तो यही पीडीएम ही अनाउंस करती थी ना कि दिसंबर के बाद नहीं होगी हुकूमत, जनवरी के बाद नहीं होगी, मार्च के। तो फिर इसलिए हम लोगों को तो यही अंदाजा था कि शायद गवर्नमेंट पहले जाएगी, उसके बाद निज़ाम बेहतर होगा। देखिए, जो पीडीएम का हदफ था उसमें इस हुकूमत को हटाना इसलिए हम जरूरी समझते थे कि ये हुकूमत जिस तरह मसनूई अंदाज से लाई गई और इसके बाद इसकी ना तजुर्बेकारी और नाअहली ने मुल्क की मईशत का, खारजा पॉलिसी का जो हशर किया, वो एक बहुत बड़ी कीमत है। और ये जितनी देर रहेगी उसके बाद आने वाली हुकूमत के लिए उतनी मुश्किलात होंगी। अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी हमारा साथ ना छोड़ते तो हम तकरीबन 6 माह की अवामी राय अम्मा को मोबिलाइज करने की जो मुहिम थी, उससे इस जगह पे आ गए थे कि अगर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे दे देती तमाम जमातें, तो ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 2-4 हफ्तों की मेहमान होती। लेकिन लेकिन इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हो सका। ठीक, अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये फरमा दीजिए फिर कल के जलसे का मकसद क्या है? हुकूमत तो नहीं आप लोग गिरा सकते, आप खुद भी मान रहे हैं पीपल्स पार्टी के बगैर, तो कल जलसे का क्या मकसद है? देखिए, कल के जलसे का मकसद ये है कि पीडीएम हम दोबारा अवाम के तरफ जा रहे हैं। जो जमहूरियत है इसमें आप जंग तोप से या पिस्तौल से या मिसाइल से नहीं लड़ते। सियासत और जमहूरियत में जो जिदोजहद है वो राय आमा को मोबिलाइज करने से होती है। और हमने पिछली भी जो मुहिम चलाई 6 महीने की, आपने देखा कि उसके नतीजे में 10 ज़िमनी इलेक्शन हुए। पे दर पे पीटीआई को उन हलकों से भी शिकस्त हुई जहां से 2018 में उसे जितवाया गया था। तो जो सियासी जदोजहद है वो पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन का नाम है, और हम इसीलिए राय आमा को दोबारा अपने प्रोग्राम और अपने पैगाम की तरफ हमवार करने के लिए जा रहे हैं। 29 जुलाई को अभी आपने गुफ्तगू में सही है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, अभी गुफ्तगू में आपने कहा जितवाया गया जहां से पीटीआई को, तो ये बड़ा दिलचस्प आपने कहा कि जितवाया गया। अब ये इंतखाबी इस्लाहात की बात जो है वही जितवाई हुई प्राइम मिनिस्टर ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है आपको की है। अब क्या करना है फिर आप लोगों ने? इलेक्शन रिफॉर्म्स पर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं कि जो इलेक्शन रिफॉर्म है वो किसी हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जब तक कौमी इत्तफाक राय से ना हो, ये इंतखाबी अमल को मजीद मुतनाज़ कर देंगी। और जो इस हवाले से किरदार है वो बनता है, जो हमारे ख्याल इस हवाले से किरदार आइन में इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा है कि आप तमाम जमातों को बुलाएं ताकि कौमी इत्तफाक राय हो, और जो भी कंसेंसस होगा उसको हम पार्लियामेंट से मंजूर करा देंगे। लेकिन ये तो पार्लियामेंट का काम है एहसन इकबाल साहब, इत्तफाक राय करवाना, तजावीज़ देना, कानून बनाना, ये सब आपका काम है। आप अपना काम उनको क्यों देना चाह रहे हैं अपने इख्तियार? ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट की सतह पे हो। बहुत अच्छा होता अगर पार्लियामेंट की सतह पे होता। हमने अपने हुकूमत में पार्लियामेंट की सतह पर ही किया था, 120 इजलास किए थे, बुलडोज नहीं किया था, सबको साथ लेके चले थे।
ये हुकूमत बदकिस्मती से जो भी मामला आता है उसके ऊपर बैक ट्रैक करती है, फिर ऑपोजिशन पे इल्जाम तराशी करती है। हमने फैटक भी यही देखा। तो इस वक्त बदकिस्मती है कि इस हुकूमत का और दीगर तमाम जमातों में बहुत मिसट्रस्ट है, खासतौर पे ऑपोजिशन के साथ। तो आज तक वजीर आजम साहब एक दफा भी नहीं बैठे कहीं। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये बताइए, मिसट्रस्ट हुकूमत में तो है, लेकिन आपने अभी कौमी मफामत की बात की, लेकिन आप हमारे सामने है बतौर एक जर्नलिस्ट के, एनालिस्ट के, हमने देखा कि माजी में अगर बजट की बात करें तो बजट में पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमने तो अपने अरकान दे दिए थे, लेकिन अपोजिशन लीडर ने उस तरह से नहीं किया। उससे पहले आपने खुद अभी फरमाया कि अगर पीपल्स पार्टी और ANP ना जाते तो हम हुकूमत को गिरा सकते थे। तो क्या अब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन के दरमियान वो मिसट्रस्ट दूर हो चुका है? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब इस पे इकट्ठी हो जाएंगी? देखिए, जब हमने 2017 में इंतखाबी इस्लाहात की थी तो उसमें भी हर जमात का अपना अपना एजेंडा और व्यू पॉइंट था, लेकिन हमने उसको जो कॉमन एजेंडा है, जिसको कह लीजिए कि सब जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय था, उस पर किया। जैसे मैं शुरू में कह चुका हूँ कि अगर आप इंतखाबी इस्लाहात यकतरफा करेंगे या हुकूमत खुद करना चाहेगी ऑपोजिशन के बिना, तो जिस दिन वो ये काम करेंगी उसी दिन अगले इंतखाब मुतनाज़ा हो जाएंगे और पाकिस्तान एक नए मुतनाज़ा। लेकिन वो नहीं कर रही ना, आपकी बात सही है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही। उन्होंने आपको दावत दे दी है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आप प्लीज साथ रहिएगा, मैं जरा हिलाली साहब का भी सुन लीजिए, इसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, इसके हवाले से स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई कि जो इंतखाबी कानून का बिल बुलडोज किया गया है, अगर ऑपोजिशन को उस पर एतराज था तो आप डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जो आपने एहतजाजन दिए वापस लें। हम एक कमेटी बनाएंगे जो इसको रिव्यू करेगी कि कैसे हम इसको वापस ले सकते हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने ये कमेटी बनाई, अगले दिन ही बाबर अवान साहब ने कह दिया कि जो हो गया सो हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता, मैटर इज क्लोज्ड। अब देखिए कि जब आप स्पीकर को भी ऑन नहीं करते और एक ऐसा फैसला जो सबके साथ आपने मिलके किया, अगले दिन ही आप उससे यू टर्न ले लेते हैं, तो यही वो चीज है जिससे सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खुद ही बात कह दी तो फिर स्पीकर या फिर बाबर अवान साहब की बात की तो हैसियत सानवी हो गई। आप साथ रहिए। आपको पता है कि वजीर आजम साहब तो सबसे ज्यादा यू टर्न लेते हैं। चलिए एहसन साहब साथ रहिएगा, मैं जरा हिलाली साहब का कमेंट ले लूं इस हवाले से जो आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इत्तेफाक राय पैदा करे। हिलाली साहब, आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है कि ये काम ऑपोजिशन की जमातें, हुकूमत की जमातें मिलकर पार्लियामेंट में क्यों ना करें, और इलेक्शन कमीशन कैसे कर लेगा सारा काम इत्तेफाक राय से? ये उसका काम तो नहीं है तरमीम करना। देखिए, इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफ़र दिया है और शहबाज शरीफ ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और इस मुल्क को अगले इलेक्शंस में एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड पाकिस्तान चाहते हैं हम। इसलिए ये मसले जो आने वाले हैं वो बड़े सख्त हैं। अफ़गानिस्तान है, बजट है, और अफ़गानिस्तान है, इकॉनमी है, और हिंदुस्तान भी शायद इसमें हो सके। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अपोजिशन जो है और ECP जो है, मुझे अफसोस से मैं कह रहा हूँ, कुछ और लोगों को शायद अफसोस ना हो, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे और ओवरसीज़ वोटिंग पे उनका जो ख्यालात हैं वो ज़्यादातर सिमिलर हैं, इफ़ नॉट आइडेंटिकल। दोनों समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स रिलायबल नहीं है, नॉट सफिशेंटली अब तक, और अपोजिशन का जो फैसला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिस तरीके से वोट देना है कि 4-5 सीट्स दे के उनके अपने नुमाइंदे को उनको इलेक्ट करो। These are both diametrically opposed to what the government is thinking. Government कहती है बिल्कुल अगर ये मशीन में खराबी है फिक्स इट, और अच्छे मशीन लो, टेस्ट करो, मेक श्योर दे रिलायबल, और 2 साल अभी तक हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वर्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये वो लोग हैं जो हमें पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा बजट बनता है, भाई उनको अपना हक दो।
उनको। लेकिन ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि नारोवाल की सियासत का उन्हें क्या पता। जनरल सीट्स मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है और बिलीफ जो है हमारे गवर्नमेंट का, वो डायमेट्रिकली अपोज्ड है to the solution being presented by the Noon League। तो एक कंट्रोवर्सी आपको इसमें नजर आ रही है। मैं हिलाल साहब, एहसन इकबाल साहब का उस पर जरूर ले लूँ आंसर करते हैं। जी 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 एहसन इकबाल साहब। देखिए, पहली बात जो हिलाली साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, ये नजर इलेक्शन कमीशन या हमारी बात नहीं है। जर्मनी ने मुस्तरद की, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज नॉट ए सिक्योर वे ऑफ वोटिंग। इसको आयरलैंड ने मुस्तरद किया, इसको फिनलैंड ने मुस्तरद किया, इसको न्यूजीलैंड ने मुस्तरद किया। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो बहुत डेवलप्ड है, जिनके पास टाइम की भी कमी है, वसाइल भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, वहाँ पे जो लीडिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, टॉप ऑफ द लाइन MIT के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे हैं कि सेफेस्ट जो फॉर्म ऑफ वोटिंग है वो पेपर बैलेट है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बेहतरीन माहिरीन कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम उनके खैर खा हैं, हम उनकी कदर करते हैं और अच्छे कि उनको वोट मिले, लेकिन एक सिक्योर तरीका हो। देखिए, जो इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन वोटिंग है, इसके ऊपर भी दुनिया के तमाम IT एक्सपर्ट्स मुत्तफिक हैं कि ये हैक हो सकता है। अभी अमेरिका के इलेक्शन में आपने देखा कि वो रशिया के ऊपर किस किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का इलेक्शन हैक कर लिया। हमने हुकूमत से पूछा है कि आप ओवरसीज को वोट देना चाहते हैं, उसका क्या सिक्योर तरीका है आपके पास, वो भी तो पेश करें ना। वहां पे आके वो आए बाएं शाएं करते हैं कि बस उन्हें वोट मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि वो सियासत कर रहे हैं। भाई, अगर आप उन्हें वोट का हक देना चाहते हैं तो आप बताइए ना किस फॉर्म में देंगे, क्या पोस्टल। तो बस यही एतराज़ात आप रख दीजिएगा ना इजलास में। यही तो बात है कि जो भी आपके, बिल्कुल आप सही, अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो आप रख दें। जो आपकी रिजर्वेशंस अगर दूर हो जाएं तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो फिर आगे बात करेंगे। इसलिए हमें इतराज नहीं है, हम ये कहते हैं कि आप कोई ऐसा तरीका ना बनाएं कि जिसमें कल को रॉ इंटरफेयर करे आपके इलेक्शन में, उसमें मोसाद इंटरफेयर कर रही हो, दुनिया की दूसरी एजेंसियां इंटरफेयर कर रही हो। क्योंकि इस वक्त सवाए इस्टोनिया के, जो एक छोटी सा मुल्क है, दुनिया में किसी मुल्क ने इंटरनेट बेस्ड वोटिंग सोल्यूशन इख्तियार नहीं किया, क्योंकि वो हैक हो सकता है। तो लिहाजा हम अपने इलेक्शन को एक मजाक नहीं बनाना चाहते कि जिसमें हर एजेंसी जो है वो मुदाखलत कर रही हो। अच्छा एहसन इकबाल साहब, वैसे तो मैं भी इस पे अपनी राय देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपकी राय जानना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने अब जो अपोजिशन के कायदीन को बुलाया है, तो क्या पीपल्स पार्टी को आप अपनी उस तजवीज़ के साथ मुत्तफिक कर पाएंगे कि जनाब उनके लिए स्पेशल सीट्स हो जाएं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज की राय हो सकती है, लेकिन मैंने खुद बिलावल भुट्टो साहब को कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए सुना है और उन्होंने भी इसी किस्म की वहाँ पे तजवीज़ दी थी। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी तरीका हो, ओवरसीज पाकिस्तानी को ज़रूर नुमाइंदगी दें, लेकिन उनको नुमाइंदगी देने के लिए हमें ये भी तो बताएं कि आपके पास सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है नहीं, आप सिर्फ एक सियासी नारेबाजी के तौर पे इसको एक आर्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने शायद उनसे डोनेशन लेनी है या क्या करना है। अगर आप उनको शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिक्योर, काबिल अमल सोल्यूशन हमारे सामने पेश करें, ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह उन्हें वोट का देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और एहसन इकबाल साहब के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात हो रही है, जो अभी तक उसके डिस्प्ले सामने आए हैं, उसके मुताबिक रिव्यूज़ जो उस पर आए हैं वो ये कि वो चूँकि किसी इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए वो हैक नहीं हो सकती। ये एक ऐसी डिवाइस है। देखिए, मशीन को हैक करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जिसकी कस्टडी में मशीन होगी वो उसके अंदर कोई भी चिप लगा सकता है, उसके अंदर कोई भी मेल फंक्शन उसमें डाल सकता है, उसके वायरस डाल सकता है। तो अगर आपकी 3 लाख मशीनें हैं, उसमें से 10-20 हज़ार मशीनों के अंदर आप मतलूबा जो भी चिप लगाना है वो लगा दें और उन मशीनों को आप खराब कर दें, तो आपका काम तो हल हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया भर में, देखिए, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने एक तहरीरी फैसले में पूरा जायजा लेके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक महफूज तरीका नहीं है।
तो इस तरह तो इसके हक में भी बहुत सारे ममालिक हैं, खैर, लेकिन इमरान साहब ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे इसके हक में भी बहुत सारे ममालिक हैं और वहाँ पे हो भी रहा है। इमरान साहब अपनी अच्छा, वैसे तो स्पीदा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है ना, इसके हैक होने के भी बाकायदा वीडियोस यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। अमेरिका में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, ये इतनी सेफ नहीं है। लेकिन मेरा इशू इस पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ज़रा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि आइन के मुताबिक, अगर आप आइन पाकिस्तान की बात करें तो आइन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक तो पहले ही है, लेकिन आज तक उनको ये हक इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया, उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी पेचीदगी हैं। अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या अपोजिशन की जितनी भी जमातें हों, वो उस वोट बैंक को खिलाफ भी नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन इनके लिए फौरी तौर पे पॉसिबल भी नहीं है। देखिए आप, एक वोटर की बुनियादी क्या चीज होती है, एक कोई भी वोटर हो वो इस बात का अहल होता है, सबसे पहले वो वोटर होता है, उसके बाद वो अहल होता है कि वो उम्मीदवार बन जाए, वो एमपीए बन जाए, वो एमएनए बन जाए, या वो फिर वजीर आजम बन जाए, वजीर आला बन जाए। तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि वो इन ओहदों पे भी जाएं? उसके बाद आपको याद होगा चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बाकायदा फैसला दिया था, बड़ी फहमो फरासत के हवाले से, हाँ जी, फहमो फरासत पे मबनी वो फैसला था, और उनसे उन्होंने मुस्ताफी होने का इस्तीफे लिए थे। क्या अगर इस कानून साजी से आप ये साबित करना चाहते हैं इस तरह का कोई करके कि वो फैसला बिल्कुल गलत था, और अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गुंजाइश नहीं, गुंजाइश हर वक्त होती है, लेकिन वो पेचीदगियां दूर करनी चाहिए, उसी के लिए तो ये सारे डायलॉग्स का कहा जा रहा है ना। तीसरी उससे भी अहम बात ये है, जो सबसे अहम मैं समझता हूँ, कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, वहां पे ये कुछ अर्सा पहले क्राइसिस हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड दोनों शरीयत रखते हैं, तो वहां पे भी उनसे इस्तीफे लिए जा चुके हैं कि जनाब ये जो ड्यूल नेशनल है इसका ये किस तरह से करेंगे। ये सारे मामला पूरी दुनिया में, अभी वेस्ट में और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी उस तरह से नहीं हुए। अब आखिरी बात जो रेमिटेंस की बात की जाती है कि जी वो रेमिटेंस भी जो आते हैं और हमारा मुल्क चलता है, तो यकीन करें इसमें कोई राय नहीं, हमें उनकी बड़ी इज्जत है, वो वहाँ मेहनत करते और यहाँ भिजवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, एहसन इकबाल साहब के लिए, जफर हिलाली साहब के लिए नहीं भिजवाते, वो अपने घर वालों के लिए भिजवाते हैं जो जिनके लिए वो वहाँ कमाने गए होते हैं। ठीक है, जाहिर है, बात को समझेंगे आप, वो सिर्फ हम पे कोई एहसान उस तरह से नहीं करते कि हमारे लिए भिजवा रहे हैं, जरूर हम उनकी कदर जरूर करते हैं कि उसका फायदा मुल्क को तो फिर ना कदर करें अगर आप इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे। बता रहा हूं कि वो अपनी, ठीक है, उनके अपनी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है, एहसन इकबाल साहब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, आपकी ऑडियो का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। जो आप बात करते हैं इमरान साहब, अगर ये रखा जाए कि जो वोट कर सकता है वो वजीर आला भी बन सकता है, तो ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि 18 साल का शख्स कोई भी वोटर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वजीर आजम बन सके, उसके लिए फिर एक एज लिमिट है। इसी तरह मजहब की भी कुछ वो हैं। मैं हिलाली साहब की तरफ जाती हूँ, वो कुछ पॉइंट देना चाह रहे हैं, फिर एहसन इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं। जी हिलाली साहब। वेरी सिंपल पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है अपने लोगों को, और मेरे ख्याल में ये निगोशिएशंस में ये बात आएगी, ज़रूर आएगी, कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोट करते हैं तो साथ साथ आप आपका एक कागजी वोट भी होगा। ये नहीं है कि एक चीज़ दबा के आप गायब हो जाएंगे, उस वक्त आपने कागजी वोट भी देना है। तो देखिए, देयर आर वेज, थोड़ा सोचिए, देयर आर मेनी वेज के एक सिस्टम को बेहतर कर सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ 100%, we don't want 100%, we can't have 100%, there's very few things even in machines जो 100% हैं, और हैकिंग और इसके बारे में ये भी काउंटर हो सकता है जैसे अभी हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सब कोशिश होनी चाहिए कि इनको वोट मिले, और मैं समझता हूं आजकल ये वक्त आ गया है। आखिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंपनीज हैं जो मशीन्स बना रहे हैं, ये सब बैंकरप्ट तो नहीं हो गए हैं ना, इसलिए कि उनका मशीन काम नहीं करता है। ऑब्वियसली देयर आर डिफेक्ट्स, वो ठीक हो सकते हैं और आस्ते आस्ते बेहतर होंगे। क्या आप समझते हैं कि वो दूर ये किए तो जा गांधी सिस्टम से तो बेहतर है ना, इस वक्त जो सिस्टम है उससे तो बेहतर है ना। फ्लॉज तो फिर इस सिस्टम में भी हैं, तो फिर क्या हम ये सिस्टम भी खत्म कर दें? तो ऑब्वियसली हमें बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। एहसन इकबाल साहब, आप जो इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए। दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो जो हिलाली साहब ने कहा ना, देखिए जो वोट है ना, इसकी सीक्रेसी में सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने
किसने वोट दिया है, इसकी सीक्रेसी में इतना ही अहम ये भी होता है कि मेरी सीक्रेसी मेंटेन हो कि मैंने किसको वोट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस बात का भी खदशा मौजूद है कि अगरचे आप एक प्रिंट आउट लेके बता देंगे कि मैंने किसे वोट दिया, वो उसी को वोट जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर मेरा वो वोट स्टोर हो जाएगा कि मैंने किसको वोट डाला है? और कल को एक एक बंदे को आप टैप कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे किसने किसको वोट दिया था, ये भी मुमकिन है। और इसी बुनियाद के ऊपर जो बहुत सारी मगरबी जमहूरियतें हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये स्टोर हो सकती है और इस बात की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दूसरी बात जो इमरान कह रहे थे, देखिए कुछ अमली मामलात हैं, हम जब ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करते हैं तो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोप और अमेरिका में नहीं बसते। हमारी जो बल्क है रिमिटेंस की वो मिडिल ईस्ट से आती है और हमारे जो बल्क है वो भी इधर मिडिल ईस्ट में है। अब अगर एक जगह वोटर हैं तो मेरा बैसियत उम्मीदवार हक है कि मैं उन्हें कैनवैसिंग कर सकूं, तो उसकी क्या शक्ल होगी? मगर ये जो मशरक वुस्ता में तो उन्होंने अपने लोगों को अभी वोट का हक नहीं दिया, वहां पे किसी की इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है, तो क्या वो वहां के लोगों को जो वहां पाकिस्तानी मुकीम है उन्हें इजाजत देंगे कि वो सियासी पार्टियों के लिए या सियासी उम्मीदवार वहां पे जाके इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे? ये वो अमली चीजें हैं कि जिनका हमें ये कंडीशंस तो फिर सारी पार्टियों के लिए इक्वल ही है ना, उसमें फिर घबराने वाली बात तो नहीं है। अगर आप नहीं कर सके तो कोई और भी नहीं वहां पे कर सकेगा। एहसन इकबाल साहब अभी जो बात कर रहे थे ना, माजी में एक दफा आपको पता है कि ओवरसीज को हक मिला था वोट का, उस वक्त की क्या पेचीदगियां हुई थी, लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट्स बना के ना वोट के कि हमने देखें किसको वोट डाला है, तो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे चढ़ा दिए थे। तो वो सीक्रेसी जो है, सीक्रेसी का भी इशू हो सकता है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में इसको कैसे एड्रेस होता है। लास्ट क्वेश्चन एहसन इकबाल साहब, मैं अगर आप मुझे शॉर्ट सा उसका आंसर कर दें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग हुई है जिस पर जाहिर है आज भी हम देख रहे हैं तबसरे होते रहे हैं। PMLN अब सेटिस्फाइड है? अब आप लोगों को कोई शक शुबा तो नहीं है कि कश्मीर का सौदा हो गया है, या आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है पाकिस्तान की उसकी वजह से कोई हम गैर महफूज हाथों में हैं? अब कोई टेंशन तो नहीं है आप लोगों को? सेटिस्फाइड अब आप? हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन मैं चूंकि वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस ब्रीफिंग के बाद मुझे बैसियत पाकिस्तानी इस बात पे ज़रूर तशवीश है कि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत की जो पॉलिसीज़ हैं उससे दो चीज़ें मुल्क के अंदर परवान चढ़ रही हैं, एक पोलराइजेशन और एक एलियनेशन। हम अपने रियासत से मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों को और तबकों को एलियनेट कर रहे हैं और हम मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं। और जिस किस्म का हाइब्रिड वॉर का थ्रेट हमें बताया गया है, मैं समझता हूं कि अगर ये दोनों चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, हमें शदीद तशवीश है कि हमें फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम खुद अंदर से अपने आप को खोखला कर रहे हैं कि वो साजिशें कामयाब हो सकें। अच्छा, चलिए तहफ़्फ़ुज़ात अभी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब, आपने वक्त दिया हमें, और एहसन इकबाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ मामलात के हवाले से नाज़रीन आपने जाना। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ सिंध की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध हुकूमत के मामलात के हवाले से इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज इम्पॉर्टेंट रैली निकाली MQM ने और काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से। सूबे का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। फिर से उन्होंने कहा कि जो शहरी इलाके हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, और मरदमशुमारी का जो उनका गिला है पुराना वो भी उन्होंने यहाँ पर दोहराया। ये सारी सूरत हाल रही सिंध में, और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बोले हैं। उन्होंने भी कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने तो पीपल्स पार्टी के हाथों सिंध को यरगमाल बनवा दिया है, कोई काम नहीं वहाँ पर हो रहा, वगैरह वगैरह। तो ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन इस दौरान एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि मुराद अली शाह साहब निजी दौरे पे, जो कि उनका बताना है कि निजी दौरा है, उस पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं, और कुछ ही दिनों बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का भी अमेरिका रवानगी का इम्कान है, और बताया जा रहा है कि वो भी जाएंगे अमेरिका। उनके दौरे का मकसद क्या है ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आज वाक़फ़ाने हाल की ख़ास खबर है। इस हवाले से आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, वो जानेंगे इमरान साहब से। लेकिन पहले ज़रा मैं सिंध की सियासत के हवाले से कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब की तरफ पहले जाऊँगी। हिलाली साहब,
सबसे पहले तो ये बताइए कि मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि जनाब सिंध को तो वफाक हिस्सा ही नहीं देता, इसलिए बहुत सारे काम हम कर नहीं पाते हैं। वो अपनी वजूहात और तौजीहात बताते हैं कि सिंध में परफॉर्मेंस अप टू मार्क क्यों नहीं है। आपको कितनी लॉजिक नज़र आती है उनके तमाम तर बातों में? देखिए कमाल है, पूरा दुनिया, पूरा कराची यही कह रहा है कि 95% ऑफ पैसे जो सिंध कमाता है 95% आता है कराची से, 5% आता है रूरल सिंध से। और कराची में आप जानते हैं क्या आप पाते हैं? कराची में आप रोड पाते हैं जिनमें बड़े बड़े सुराख हैं, कूड़ा अनकलेक्टेड, नो वाटर, कुत्ते जो भाग रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स जो अटैक भी करते हैं। आज मेरे पर ऑलमोस्ट एक डॉग अटैक करने लगा, शुक्र है कि उसके पास एक बंदा था जिसने उसको डराया। जो बेचारे गरीब लोग जो होते हैं कराची में, आप एक मिनट के लिए निकल नहीं सकते हैं, एक ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुक सकते हैं कि आपके पास कोई आके बेचारा आके पैसे ना मांगे। क्या पुलिसिंग है, क्या इंसाफ सिस्टम है। माने कि सबसे बदतरीन शहर साउथ एशिया में, पूरी दुनिया में। और हम कह रहे हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं कराची के बारे में वो गलत है। क्या बात है भाई, आर यू ब्लाइंड? समझ नहीं सकते हैं? वो कहते हैं कि पैसे गलत, मुराद अली शाह कहते हैं सेंटर को पैसे हमें गलत दे रहा है, माने कि मिसयूज सेंटर कर रहा है। माय गॉड, वो कराची में क्या हो रहा है भाई? अगर वो 14, मैं आपको बता रहा हूं, आई बिलीव मी, अगर ये जो 14 पीटीआई एमपीएस को गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके पैसे नहीं देते अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसलिए कि वो डरते हैं कि इनको तो बाहर लोग निकलने नहीं दें, ये पीटीआई वालों को, अगर इनको पैसे नहीं मिले और कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट ना हो, इसलिए कुछ काम अगर हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है। और मैं नहीं कहता भाई, खुदा के लिए मैं नहीं कहता अगर हर पैसा कराची से ही मिल रहा है, मैं नहीं कहता सब कराची पे खर्च हो, लरखाना पे भी खर्च हो, नवाब शाह पे भी खर्च हो, खैरपुर पे भी खर्च हो, मगर अपने जेबों में मत डालो ना। 13 साल हो गए, 10 बसेस नहीं आए, 10 बसेस नहीं दिया है इन्होंने 13 साल। माय गॉड, 1100 अरब, खुदा जाने कितने पैसे वो आए हैं। वो वेयर इज इट बीन स्पेंट? किधर है वो पैसे, किसने लिया है? नौकरियों पे आपको पता क्या हो रहा है? कराची से लोग बाहर रहते हैं, रूरल सिंध में रहते हैं, 2 बच्चे को कहते हैं डोमिसाइल कराची में। डोमिसाइल जब कराची में आपको मिल जाता है, आराम से आपको उनको कराची में नौकरी मिल जाता है। माने रूरल सिंध की फैमिली आके कराची, 2 जॉब्स लॉस्ट। देखिए मैं नहीं कहता कि वी मस्ट नॉट हैव अ बिग माइंड, होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, खुदा के लिए एक जगह जिधर 95% आपकी आमदनी आती है उस पर भी थोड़ा खर्चो तो सही। ठीक है, तो फिर वफाक भी तो इसीलिए ये कहता है ना कि जी हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम काम करवा देंगे, वरना पैसे करप्शन की नजर आ जाते हैं। और इमरान साहब आप हमेशा ये कहते हैं कि जी नैब ने कभी बड़े सियासतदानों से कुछ रिकवर नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया आज और उन्होंने बताया है कि जो जरदारी साहब की जाली अकाउंट्स वाला केस है उसमें नैब ने 33 अरब जो है वो कुछ उन्होंने रिकवर कर लिए हैं। और अभी वो कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल की जो करप्शन है, अभी मजीद रिकवरीज होनी बाकी हैं। तो फिर जो पैसा है वो करप्शन की तरफ जा रहा है या फिर वाकई सही बात है वफाक का जो मौक़िफ़ है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वाकई इन्होंने इतनी रिकवरी कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हुकूमत को, नैब को, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। तो दूसरा मेरी एक रिक्वेस्ट है आज इस प्रोग्राम पे यहाँ इस तवस्सुत से कि अगर आपने वो पैसा रिकवर कर लिया तो खुदा के लिए वो पैसा कराची पे ही लगा दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब जो हिलाली साहब बात कर रहे थे ना, मैं बिल्कुल हिलाली साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जो सलूक कराची के साथ हुआ है, और ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है, यहाँ MQM 30 साल के करीब पावर में रही है, जो उन्होंने किया है, यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो किया है, यहाँ पे जो दूसरी हुकूमतें बनती रही हैं, किसी ने कराची के हालात ख़राब करने में, कराची को आप ये देखें कि जब इंटरनेशनली तौर पे आपको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि कराची शहर रहने के काबिल नहीं रहा, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि जिसको आप रूसुल बिलाद कहते थे, जिसको आप रोशनियों का शहर कहते थे, जो आपकी मुआशी के मुकाबले का था, आपने आज वो हालत हो गई कि दुनिया उसके बारे में ये कहती है कि वो रहने के काबिल नहीं रहा। उसमें जिम्मेदार कौन है? 100% सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ उसके जिम्मेदार हुक्मरान है, जिन्होंने, अगर मैं कहता हूँ कि करप्शन अगर ब्यूरोक्रेसी ने भी की है तो उन हुक्मरानों ने उनके साथ मिल के की है।
सही। आप ये देखें कि कराची का जो इन्होंने हाल किया है, उससे उसके बाद अभी मैं गया हूँ कराची पिछले हफ्ते, यकीन करें कि कराची में आप जाएं कहीं जहां हर जगह किसी रोड पे आप जा नहीं सकते, बुरे हाल है। मुराद अली शाह ने इसमें कोई शक नहीं कि कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, लेकिन कराची सिर्फ शाहराह फैसल या DHA या कुछ इन मेन रोड्स का नाम नहीं है। कराची में बहुत सारे इलाके दूसरे भी हैं जहां अभी भी 6-6 फुट के सड़कों पे गड़े हैं। ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, और कुछ काम जरूर इलाली साहब भी जैसे बता रहे हैं PTI के MNAs अब अपने तौर पे करवा रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं होगा। लेकिन इस सारे हंगाम में ये खबर बड़ी आजकल चल रही है कि जनाब बिलावल भुट्टो भी जो है वो अमेरिका जाने वाले हैं। मुराद अली शाह तो पहले ही आज उनकी रवानगी थी, लेकिन शहबाज गिल साहब ने इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया और उनका ये कहना है कि जी बिलावल भुट्टो तो CV लेके जा रहे हैं। हमारे पास है उनका शॉर्ट कि क्या उन्होंने शहबाज गिल साहब ने क्या, जरा सुन लेते हैं पहले। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं अभी चल पा रहा, लेकिन उनका ये कहना है कि जी वो CV लेके जा रहे हैं अमेरिका के पास, और उन्हें वहाँ जाके वो वहाँ पे खूब उनकी यकीन दहानी कराएंगे कि देखें जी ये लो हुकूमत ने तो आपको नो मोर और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, तो हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इलाली साहब, आपको क्या लगता है बिलावल क्यों जा रहे हैं? फिर वाकफाने हाल की खबर तो मैं इमरान साहब से ही लूँगी। देखिए, ये एक बात मेरे ख्याल में पब्लिक इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को पूछ सकती है कि तुम आखिर एक लीडर बन रहे हो, तुम चेयरमैन हो एक मेजर पार्टी के, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आंख में आंख मिला के ये स्टेटमेंट अमेरिका को दिया, तुम्हारे को समन्स उधर से आ गया कि दावत आई या इत्तफाकन तुम्हें भी जाना पड़ा, तो भाई तुम ये बताओ प्राइवेट विजिट है ऑफिशियल विजिट है? अगर प्राइवेट विजिट है तो ठीक है, मगर अगर ऑफिशियल विजिट है, आपको बुलाया गया है, तो आप किससे मिल रहे हैं? और क्या ये जो रूमर्स चले हुए हैं कि आपका रिसेप्शन कमेटी बन गया है और हुसैन हक्कानी और हुसैन चांडियो दोनों उधर आपको उधर रिसीव करेंगे और आपके ये आई मीन दीज आर रूमर्स, आई एम नॉट सेइंग दीज आर थिंग, मगर के बात ये है कि लोग पब्लिक इज वेरी कंसर्न कि जैसे ये एब्सोल्युटली नॉट का स्टेटमेंट आया, आपको दावत आ गई या आपको ख्याल आ गया कि आपको अमेरिका जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इट्स पीपल वांट टू नो, और बड़ी अफवाहें फैली। ठीक है, चलिए जरा शहबाज गिल साहब को सुन लेते हैं, फिर मैं इमरान साहब आपसे लूंगी कमेंट। जी, पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना CV दे लिया, अब अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचने वही CV लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। ये कहने के लिए जब आपने इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे, तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं हूं ना, अब मुझे लाइए। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं, इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, तो मैं हूं ना, मैं करूंगा। इमरान खान ने कहा हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे साथी क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें। जी, बड़ी लंबी चार्जशीट है, मैं हूं ना कहने जा रहे हैं वो। बात ये, पहली बात तो ये कि मेरे तो वैसे आपको पता है फेवरेट हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अच्छा, लेकिन मैं उनकी इस बात मुझे ये नहीं पता। हाँ, वो इसलिए फेवरेट है कि देखें किस दबंग अंदाज में सही या गलत अलग चीज है, लेकिन वो हमेशा बड़े दबंग अंदाज में अपना मुद्दा बयान करते हैं, चाहे वो गलत ही हो। अब ये देखिए उन्होंने जो ये बातें की हैं, अब देखिए या तो फिर इसका मतलब है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं लाली साहब कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाना और गिराना अमेरिका का काम है। अगर ये बात है तो मैं तो समझता हूँ कि इतने अहम मनसब पे वो फ़ायद हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं, उनको ये बात जेब नहीं देती कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो वाकफाने हाल हैं, जो उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के मुताबिक, तो हमारे वाकफाने हाल का कहना है कि देखें बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत में एक इमर्जिंग पॉलिटिशियन के तौर पे अपने आप को मनवा रहे हैं, और इसीलिए जो नौजवान सियासतदान होते हैं उन्हें सिर्फ मुल्क में नहीं बाहर बैरून मुल्क भी अपने आप को मनवाना होता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना मिलाना होता है, एक्सपोजर बढ़ाना है अपना। हाँ जी, यहाँ ये जो उनका दौरा है, ये ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि ना तो 100% निजी है और ना 100% सरकारी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर रहा हूँ कि वहाँ पे हुकूमती लेवल पे उनकी कोई मीटिंग अभी तक नहीं है।
अच्छा। वो अपने कुछ वो रेस्ट भी करेंगे, निजी दोस्तों से भी मिलेंगे, लेकिन असल इस दौरे का जो मकसद है वो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं मुख्तलिफ, उनके साथ उनकी मीटिंग्स है और अहम शख्सियात कुछ हैं जो हमारी सियासत में भी मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज होती हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इंडिया में जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को अपना जाननशीन मुकर्रर किया था तो वो भी इसी तरह से बैरूनी ममालिक में दौरों पे गए थे। तो बिलावल अपने दौर के एक्सपोजर के लिए कर रहे हैं और वहाँ पे वो खास तौर पे अफगानिस्तान और खित्ते में जो अमन की सूरत हाल है और आइंदा का जो लाहे अमल है उस पर भी डिस्कशंस करेंगे। ठीक हो गया, चले मैं एक ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद वापस आते हैं, फर्दर भी बात होगी, कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से भी आखिर में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वाक़फ़ान हाल की खबर आपने जानी कि बिलावल क्यों जा रहे हैं दौरे पर। और इमरान साहब, वैसे मैं हिलाली साहब की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रा कंफर्म करना चाहती हूँ। आपने शुरू में ही कहा कि जी अमेरिका तो नहीं हमारे यहाँ पे हुकूमतें बनाता है या गिराता, और फिर बाद में आपने ये भी कहा कि कुछ ऐसी शख्सियात से उनकी मुलाकात होगी जो यहाँ बड़ा असर रसूख रखते हैं। असर रसूख बिल्कुल रखते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका पूरी तरह से अमेरिका के बस में तो नहीं है कि वो यहाँ बना दे या गिरा दे। वो किसी के बनने में मदद ज़रूर कर सकता है, तो हो सकता है वो मदद ही चाहते हो। नहीं, असल बात ये नहीं, असल बात मेरे नज़दीक यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सियासी तौर पे अब जो गेन हासिल करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि थिंक टैंक्स के साथ बैठ के डिस्कशंस करें और अपना बताएं। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब फिर बाद में हम क्या करें? विकीलीक्स आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफीज आ जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि जी फलां वक्त में पाकिस्तानी सियासतदान फलां कह रहे थे हमें वज़ीर आज़म बनवा दो। तो ये चीज़ें तो वैसे हकीकत तो रही हैं, एक पास्ट है भले, लेकिन होता रहा है ऐसे। ये हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। वो उधर जाते हैं और हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा है जिसमें, मैं नहीं कहता हूँ मुशर्रफ मच आफ्टर ही लेफ्ट ऑफिस, मगर कुछ साल बाद अमेरिका में ऐसे ही बातें में वो कह रहे थे, ऐसी उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की जो मेरे ख्याल में वायरल हुआ था थोड़ी देर के लिए। देखिए, कहने की बात ये है, किसको नहीं पता है कि अमेरिकन सपोर्ट इज़ क्रूशल। हर सियासतदान के लिए अमेरिकन सपोर्ट इज़ क्रूशल, मुझे पता है। आप यकीन करें कि बेनज़ीर भुट्टो जब क्लिंटन और हिलरी और बिल के सामने गई और उन्होंने अपनी बातें बताई, तो उनको जो सपोर्ट मिला, सपोर्ट इन द सेंस नहीं कि कोई उन्होंने उनको कुछ किया, मगर जो वर्बल सपोर्ट मिला और मॉरल सपोर्ट मिला, वो बड़ी खुश हुई उससे उसके बाद, और कहने लगी कि शुक्र है कि मुझे ये सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं है कि हालांकि कांग्रेस में कुछ कह रहे हैं, मुझे ये सदर से जो सपोर्ट मिला है आई फील वेरी रिलीव्ड। शी वॉज राइट, भाई फर्क पड़ता है। अब ये आदमी को अगर ले जाएं, जवान सा पॉलिटिशियन जिसका फ्यूचर है पाकिस्तान में, उधर उसको ले जाके कहें कि तुम ये करो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, इट कलर्स योर दिस थिंग। मेरे ख्याल में उसको अभी नहीं जाना था, ठहर के जाना था, और मगर ही विल हैव टू फेस दिस टू। और इंशाल्लाह इतनी उनकी ट्रेनिंग है या फैमिली बैकग्राउंड है जो ही कैन रेजिस्ट इस किस्म के ठीक हो गया, इंसेंटिव्स। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया नाज़रीन हमारा। फिर भी आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।